नमस्कार दोस्तों, हर सुबह आपसे मिलता हूं अखबारों के बंडल के साथ। अखबारों में छपने वाली खबरों का जिक्र करता हूं, सुर्खियों का जिक्र करता हूं, कुछ अपनी बात, कुछ अपने मन की बात, कुछ सुर्खियों का विश्लेषण। कल मैं बिहार यात्रा पर निकल रहा हूं, तो अगले 8-10 दिनों तक ये इस तरह से बातचीत संवाद का सिलसिला बदलेगा। कहाँ मिलूंगा, कैसे मिलूंगा, क्या वीडियो पर होगा, कैसे संवाद होगा, ये जाकर मैं बता पाऊंगा। लेकिन संवाद का ये सिलसिला जारी रहेगा बिहार से। पर आने से पहले बात बीजेपी के उस विधायक की जिनका नाम सुरेंद्र सिंह है। बात बीजेपी के उस विधायक की जो बलिया के बैरिया इलाके के बीजेपी विधायक हैं। लेकिन बीते 3 दिनों से, जब से बलिया कांड हुआ है, तब से सुरेंद्र सिंह की भूमिका पर गौर करिए। सुरेंद्र सिंह सत्ताधारी दल के विधायक हैं, लेकिन उससे पहले वो राजपूत हैं, ठाकुर हैं। बीजेपी के विधायक हैं, उससे पहले कातिल 302 का आरोपी धीरेन्द्र सिंह के पैरोकार हैं, सरपरस्त हैं। सत्ताधारी दल के विधायक के नाते उनकी कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे पहले उनकी पूरी जिम्मेदारी, उनका पूरा जोर इस बात पर है कि कैसे धीरेन्द्र सिंह के मामले में धीरेन्द्र सिंह का वो साथ दें। धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ जिन लोगों ने मामला दर्ज कराया या जिन लोगों ने आरोप लगाया है, उनके खिलाफ भी मामले दर्ज होने चाहिए। और खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं धरने पर बैठूंगा, हजारों लोगों के साथ थाने पर पहुंचूंगा। बीजेपी का एक विधायक, सत्ताधारी दल का एक विधायक अपनी ही सरकार, अपनी ही सत्ता, अपने ही मुख्यमंत्री की सत्ता को चुनौती दे रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप? और चुनौती किस संदर्भ में दे रहा है? चुनौती कातिल के बचाव में दे रहा है। बीजेपी के विधायक महोदय अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहे, विवादों में रहे, और कुछ बयान कुख्यात की कैटेगरी में भी है। सुरेंद्र सिंह ने क्या कहा है दोस्तों? धीरेन्द्र सिंह कब पकड़ा जाएगा, ये योगी पर बहुत बड़ा सवाल है, योगी की पुलिस पर सवाल है। इतनी बड़ी पुलिस, इतना बड़ा सूबा, 10 टीमें, और धीरेन्द्र सिंह पकड़ा नहीं गया। और जो धीरेन्द्र सिंह पकड़ा नहीं गया, उसकी पैरोकारी बीजेपी का विधायक कर रहा है, खुलेआम डंके की चोट पर वीडियो में। कभी रो रहा है, कभी चेतावनी दे रहा है, कभी धमकी दे रहा है। तो कई रूपों में बीजेपी के ये विधायक महोदय धीरेन्द्र सिंह के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। यहां तक कि करें मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन धीरेन्द्र सिंह की पैरोकारी से पीछे नहीं हटूंगा। तो सवाल योगी की साख पर है, सवाल योगी के इकबाल पर है, सवाल योगी पर जो इल्जाम लगते हैं जातिगत राजनीति के, बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं एक जाति विशेष को प्रश्रय देने के, सवाल उस पर भी है। बहुत सारे पॉलिटिकल बयान की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल ये तो जरूर है कि कैसे कोई बीजेपी का विधायक खुलेआम पुलिस को धमकी और चेतावनी दे रहा है। मैं इसको चेतावनी और धमकी कहूंगा। और इस मामले में चाहे सरकार चाहे तो मामला दर्ज हो सकता है अलग अलग धाराओं में, कि बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि अगर एफआईआर दर्ज दूसरे पक्ष के खिलाफ नहीं हुआ तो सैकड़ों लोगों के साथ थाने पर वो धरने पर बैठेंगे। मैं चाहता हूं उनका एक बयान सुनिए, छोटा बयान है, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि सत्ताधारी दल का विधायक ही कैसे घोषित तौर पर एक कातिल के साथ खड़ा है। जरा सुनिए आप। सप्ताह प्रतीक्षा कर ले रहा हूं। एक सप्ताह मेरी सरकार है, मैं सबको अधिकारियों को बोल देता हूं, एक सप्ताह के भीतर एफआईआर नहीं किया गया तो रेवती थाने पर हजारों लोगों की संख्या में ले जाकर के बैठूंगा। और मैं क्या कहा इसमें विधायक महोदय ने कि एक सप्ताह प्रतीक्षा करता हूं, अगर मेरी सरकार है, एक सप्ताह में एफआईआर नहीं हुई तो थाने पर हजारों लोगों के साथ बैठूंगा, एफआईआर कराकर उठूंगा। कोई विधायक इस तरह की अगर चुनौती दे रहा है, चेतावनी दे रहा, मैं इसको धमकी कहूंगा कि हजारों लोगों के साथ मैं बैठूंगा, थाने पर एफआईआर कराकर उठूंगा, तो क्या कहेंगे इसको? क्या उस विधायक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो सकता? क्या वो स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर दबाव नहीं बना रहे? और क्या यह विधायक का काम है? वो भी तब जब कैमरे पर खुलेआम धीरेन्द्र सिंह नाम का शख्स कैमरे पर गोली चलाता हुआ कैद हुआ है, पुलिस की गिरफ्त में आकर भी छूट गया या उसे भागने दिया गया।
उस मामले में कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। तो योगी आदित्यनाथ जी, इन विधायक महोदय को भी आपकी तरफ से कोई संदेश या नसीहत जाएगा या नहीं? और ये विधायक ऐसे कैसे बेलगाम हो सकते हैं? इनकी एक तस्वीर और आई कि हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में रो रहे हैं, सुबक रहे हैं कि इनका प्यारा धीरेन्द्र सिंह कत्ल के इल्जाम में फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। विधायक महोदय बहुत भावुक हो रहे हैं। उनकी भावुकता उस धीरेन्द्र सिंह के लिए है जिसकी गोलियों से किसी की हत्या हुई है, उनकी भावुकता उसके लिए नहीं जिसकी हत्या हुई। जरा देखिए सुबकते हुए विधायक को, सुबक रहे हैं किसके लिए? एक कातिल के लिए जिस पर आरोप है कि उसने गोलियां चलाई। ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि सनद रहे, दर्ज रहे। ये तस्वीरें चैनल पर हो सकता है आपने छिटपुट देखी होगी, सोशल मीडिया पर भी हो सकता है देखी होगी। इसके अलावा क्या हुआ? विधायक महोदय कह रहे हैं क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये वैज्ञानिक आधार है, न्यूटन का लॉ है, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन के लॉ को इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। इनके चेले गुरगे धीरेन्द्र सिंह ने क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जताई है, गोली मारी है, सामने वाले की मौत हुई है, फरार है, वीडियो संदेश जारी कर रहा है। विधायक जी बिल्कुल भावुक हो रहे हैं। कभी भावुक होते हैं, कभी चेतावनी देते हैं, कभी धमकी देते हैं, लेकिन जो भी करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। सूबे में अपनी सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, ये बीजेपी के विधायक हैं, इलाके में इनका रसूख है, जातिगत आधार है। और यही जातिगत आधार है कि विधायक महोदय कहते हैं अपनी जाति का विवरण करते हुए, जाति का जिक्र करते हुए, किसी भी हाल में धीरेन्द्र सिंह के लिए अगर राजनीति छोड़नी पड़ी तो क्षत्रिय के लिए राजनीति छोड़ने को भी तैयार है। क्योंकि बात यहां ठाकुरैती की हो रही है। क्षत्रिय हैं, राजनीति छोड़ देंगे अगर धीरेन्द्र सिंह के साथ नाइंसाफी हुई, ऐसे बयान भी है। इसके अलावा क्या है? धीरेन्द्र सिंह और इनके बयानों के आधार पर जरा समझिए, तस्वीरें दोनों की कई मौकों की है। और धीरेन्द्र सिंह का अतीत क्या है वो भी बताने से पहले विधायक महोदय क्या कहते हैं? विधायक महोदय कहते हैं कि धीरेन्द्र सिंह ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई है। ये छोटा सा बयान है, ये भी सुनिए, उसके बाद बताता हूं कि अब धीरेन्द्र सिंह इसके जवाब में क्या कहता है और ये लोग आगे आने वाले दिनों में अपने बचाव में क्या करने वाले हैं। और योगी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है विधायक और इनके संरक्षण में जो कुछ वहां हो रहा है उससे निपटने की कैसे है, सुनिए। गोली धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। मेरा आप प्रशासन से और समस्त जनता से भी इस भ्रामक में नहीं रहना चाहिए। जो भी तो विधायक जी ने कहा कि आत्मरक्षार्थ अगर गोली नहीं चलाई होती तो दर्जनों मारे गए होते। तो एक बात यहां तो विधायक जी ने कबूल किया कि धीरेन्द्र सिंह जो इनका गुर्गा, इनका चेला, इनका कार्यकर्ता जो भी है, उसने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई। गोली चलाई मतलब मेरे कहने का यह आशय, ये कबूल किया। आत्मरक्षार्थ तो अब तय कर लीजिए आप, और ऐसे गुंडे मवाली और देश में आत्मरक्षार्थ गोली चलाने लगे तो क्या क्या हो सकता है, लेकिन कबूल किया। अब जरा धीरेन्द्र सिंह क्या कहा, जो वीडियो संदेश धीरेन्द्र सिंह की तरफ से कल चैनलों पर भी चला, सोशल मीडिया में भी दिखा, जरा सुनिए उसमें धीरेन्द्र सिंह क्या कह रहा है। कोई कह रहा है कि आत्मसम्मान में, मैं मानता हूं कि आत्मसम्मान में, लेकिन मैं तो ये नहीं जानता किसने गोली चलाई, किसकी गोली से वो मरे हैं। लेकिन अगर मेरे माता पिता को, भाई बहन को, जो भी परिवार के सदस्य को मारा जाएगा तो मेरे पास। धीरेन्द्र सिंह कह रहा है मैंने गोली वोली नहीं चलाई, किसकी गोली से मरा मैं नहीं जानता। और उसके बाद वो बता रहा है कि कैसे वो पुलिस और प्रशासन से अपनी बात कहता रहा और उसकी बात नहीं मानी गई और उसका नतीजा जो कुछ हुआ। तो विधायक कबूल कर रहे हैं कि धीरेन्द्र सिंह ने गोली चलाई, ऑन रिकॉर्ड है, इस बात को ध्यान रखा जाए। योगी जी आपकी सरकार मुझे लगता है इसको दर्ज करेगी। और वो फरार आरोपी 302 का वो कह रहा है गोली वोली मैंने नहीं चलाई। तो इन दोनों की या तो बात नहीं हुई थी, दोनों अलग बयान दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद इन विधायक महोदय का अतीत बहुत दिलचस्प है और ये जो धीरेन्द्र सिंह है उसका भी बहुत दिलचस्प है। पता चला कुछ ऐसे ऑडियो वायरल हुए हैं
जिसमें धीरेन्द्र सिंह स्थानीय अधिकारियों को मौके बेमौके कैसे धमकाकर काम कराने के लिए धमकाता है, चेतावनी देता रहा है, देख लेने की बात करता रहा है, निपटाने की बात करता रहा है। ऐसे ऑडियो वायरल, चाहे सप्लाई इंस्पेक्टर हो, चाहे किसी और महकमे के शख्स हो, चाहे पुलिस वाला हो, ये किसके दम पर? उस ऑडियो में वो ये भी कहता है कि 4 बार विधायक जी का फोन तुम्हारे पास गया और तब भी तुम नहीं कर रहे हो, देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। तो ये हौसला, ये ताकत, ये गुरूर, ये घमंड उस धीरेन्द्र सिंह नाम के शख्स का, जो फौज में रहा है लेकिन अभी वो राजनीति में अपनी ज़मीन तलाश रहा है, विधायक जी के खास महफिल में, खास उनके विधायक के करीबी लोगों में शामिल है, बीजेपी का कार्यकर्ता है। और धमकाना, चेताना और इस तरह से गुंडागर्दी करना, बाहुबल के आधार पर अपना वहाँ जो भी साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसी का नतीजा था वो गोलीकांड। लेकिन जरा इन विधायक साहब का क्या अतीत है। आज अखबार में एक खबर दिखी, अमर उजाला की हेडलाइन अच्छी लगी। ये हेडलाइन है अमर उजाला की, नारी सम्मान के प्रति को प्रतिबद्ध, बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों की दुर्गति तय। योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कुछ फैसले हुए हैं, जिसमें है यूपी की हर बेटी, हर महिला का सम्मान, सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ उनके स्वावलंबन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जो लोग नारी गरिमा और स्वाभिमान को दुष्प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, बेटियों पर बुरी नज़र डालेंगे, उनके लिए प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं है, उनकी दुर्गति तय है। और उसके बाद बाकी इसमें क्या कुछ है, 24 विभाग और अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों की मदद से 3 चरण में मिशन पूरा होगा, और क्या होगा शोधों से निपटने के लिए योगी मंत्र, और क्या कुछ है, ये सब जानकारियाँ हैं। सवाल उठता है, पढ़ने और सुनने में ये थोड़ा डायलॉग की तरह लगता है, बेटियों पर बुरी नज़र डालने वाले की दुर्गति तय। योगी के फैसले जब होते हैं, उनके हवाले से, उनकी सरकार के हवाले से उनका बयान छपता है, तो ऐसा ही लगता है डायलॉग है, वचन देने की बात करते हैं। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था। लेकिन ये विधायक महोदय बेटियों के बारे में क्या राय रखते हैं पता है आपको? यूपी में रेप की घटनाओं की जानकारी हर रोज आपको अखबारों से छिटपुट मिलती होगी। जितनी घटनाएं हैं उसकी 1%, 5% भी नहीं। लेकिन हाथरस से लेकर अलग अलग शहरों की जानकारियां चाहे अनचाहे सार्वजनिक तौर पर आप तक पहुंची। लेकिन रेप की घटनाओं को लेकर विधायक महोदय क्या कहते हैं, ये 4 अक्टूबर का बयान है, अभी से मान लीजिए 13-14 दिन पहले का। इस बयान में क्या है, लड़कियों को अच्छे संस्कार दें परिवार वाले, तभी रेप की घटनाएं रुकेगी। कोई विधायक कह रहा है लड़कियों को अच्छे संस्कार दें तभी रेप की घटनाएं रुकेगी। माता पिता का काम है अपनी बेटी को संस्कारित वातावरण में रहने चलने का शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए, ये परिवार का धर्म है। मतलब माता पिता अपनी बेटी को संस्कारित करें, वातावरण, अच्छे वातावरण में रहने चलने का शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सिखाएं। और ये विधायक महोदय कहते हैं, क्या इन विधायक महोदय को पता है कि देश में और प्रदेश में, जिस प्रदेश के ये विधायक हैं, वहाँ भी 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। हापुड़ में भी हुई है, और तो और देश में ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। 80 साल और 70 साल की बुजुर्ग महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई। अभी हाल में बहुत कुख्यात एक दरिंदगी की कहानी आई थी, शायद 70 या 80 साल की बुजुर्ग महिला थी। वहाँ संस्कार कहाँ है? 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल की बेटियों के साथ जो दरिंदगी होती है, उसे कौन सा संस्कार देंगे, कौन सा कपड़ा पहनाएंगे, कौन सी शालीनता सिखाएंगे, और किस तरह का माहौल देंगे, कैसे चलना फिरना रहना सिखाएंगे? तो अगर इस तरह की सोच कि लड़कियों को ही चलना फिरना रहना, शालीनता सब कुछ सिखाएं तब रेप रुकेगा, ये सोच इनकी है। और ऐसी सोच वाले शख्स यूपी में विधायक हैं, बीजेपी के हैं, दबंग हैं तभी एक कातिल की पैरवी, एक कातिल के सरप्रस्त डंके की चोट पर बने हुए हैं। और योगी के हवाले से ऐसी हेडलाइन अखबार की सुर्खियां बनती है कि ना बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों की दुर्गति तय। मैं नहीं कह रहा हूं उनकी नजर बुरी है, लेकिन उनकी सोच बुरी है। तो योगी आदित्यनाथ जी अपने इस विधायक को, शायद जातिगत मजबूरी होती है, वोट की मजबूरी होती है, उनके रसूख की मजबूरी होती है, उनके स्थानीय असर की मजबूरी होती है, बहुत सारी मजबूरी राजनीति में होती है। और सत्ताधारी दल के आप हैं, सत्ताधारी दल के वो विधायक हैं, कुछ रिश्ते भी होते हैं। लेकिन क्या विधायक के इन बयानों के आधार पर
आपकी कोई राय बनती है? और अगर कोई विधायक चेतावनी देता है कि अगर 7 दिन में एफआईआर नहीं हुई तो हजारों लोगों के साथ हम थाने पर बैठ जाएंगे और एफआईआर कराए बिना नहीं उठेंगे, क्या ये भड़काने, उकसाने, सरकार या सिस्टम को धमकी देने जैसा मामला नहीं है? और अगर धमकी देने जैसा मामला है तो क्या उस विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है, जो एक कत्ल का एक आरोपी उसके पक्ष में खुलकर खड़ा है और सरकार और सिस्टम को चुनौती दे रहा है? फिलहाल इस वीडियो में इस मुद्दे पर इतना ही। दूसरी खबर दोस्तों है बिहार की। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में नीतीश कुमार और चिराग पासवान का जिक्र करते हुए कहा है कि बीजेपी को अगर अधिक सीटें भी आई तो भी नीतीश कुमार बनेंगे सीएम। सुनने में अच्छा लगता है, जेडीयू के लोग खुश होंगे। बिहार की राजनीति और बिहार में क्या कुछ चल रहा है उस पर कई वीडियो में बना चुका हूं, आप देख चुके होंगे। लेकिन अमित शाह अगर ऐसा कहते हैं, वो इंटरव्यू मैंने सुना है, उस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या चुनाव के बाद कोई ऐसी संभावना बनेगी जब चिराग पासवान वापस आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो चुनाव के बाद देखेंगे, अभी हम आमने सामने लड़ रहे हैं, डट कर लड़ रहे हैं। मतलब अमित शाह ने खंडन नहीं किया, कैटेगरिकली नहीं कहा कि चुनाव के बाद भी ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा क्योंकि चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए। तो उन्होंने वो एक रास्ता, वो दरवाज़ा अपने इंटरव्यू में छोड़ दिया है, अपने जवाब में छोड़ दिया। अब इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अगर अभी कहते हैं, जो आज के प्रभात खबर की हेडलाइन है पटना की, बीजेपी की अधिक सीटें आने पर भी नीतीश ही बनेंगे सीएम, ठीक है। और साथ में एक इंपॉर्टेंट बात जो नीचे बॉक्स में प्रभात खबर ने छापा है, यहाँ लगा रहा हूँ कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है एनडीए। कुछ ऐसे कमिटमेंट हैं जो सार्वजनिक रूप से किए जाते हैं और उनका पालन किया जाता है। तो इस कमिटमेंट वाले स्टेटमेंट को मैं जानबूझकर इसलिए दर्ज कर रहा हूँ कि अगर 10 तारीख को, 10 नवंबर को नतीजे कुछ उल्टे पुल्टे आए, उल्टे पुल्टे एनडीए के संदर्भ में, अभी मैं आरजेडी और गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, उल्टे पुल्टे कुछ नतीजे आए, नीतीश कुमार की सीटें कम हुई, कुछ चिराग पासवान को हासिल हुई, कुछ चिराग पासवान ने वही तेवर अख्तियार किए रखा जो आज है, तो क्या उस समय ये कमिटमेंट वाला बयान और इस पर बीजेपी कायम रहेगी? ये उस वक्त जवाब मिलेगा। फिलहाल इतना कि अमित शाह ने ये कहा है, और ये इसलिए कहा कि बीजेपी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से उतनी मुखरता जब नहीं थी चिराग पासवान के मुद्दे पर, या चिराग पासवान जिस ढंग से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं उसके खिलाफ, तब नीतीश कुमार की तरफ से बार बार ऐतराज़ का नतीजा है कि बीजेपी नेताओं ने, पहले परसों 2-3 बड़े नेताओं ने, भूपेंद्र यादव जो महासचिव हैं, सुशील मोदी जो बिहार में हैं, पहले भी कह चुके, जेपी नड्डा, तमाम नेताओं ने, दिल्ली में प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चिराग पासवान वोट कटवा हैं, और भूपेंद्र यादव ने कहा किसी भ्रम में ना रहें, चिराग पासवान और बाकी लोग एनडीए के यही घटक दल हैं, नीतीश ही हमारे होंगे सीएम। लेकिन अब सवाल उठता है चुनाव के बाद क्या होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही कि अमित शाह ने कहा है चुनाव के बाद की बात देखेंगे, अभी तो यह है कि हम आमने सामने डट कर मुकाबला कर रहे हैं। ये खबर है। उसके अलावा बिहार में कल गठबंधन, जो आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन है, उनकी तरफ से बड़े दावे और बड़े वादे के साथ ऐलान किया गया है, प्रण हमारा, मैनिफेस्टो कहें, संयुक्त घोषणा पत्र कहें, जो भी कहें, जिसमें एक बड़ी बात की गई है जो तेजस्वी यादव पहले कह चुके हैं, 25 लाख नौकरी, शिक्षकों को समान वेतन देने का वादा किया है। और ये सामूहिक तौर पर रिलीज किया गया महागठबंधन का संकल्प पत्र, जिसे तेजस्वी यादव, रणदीप सुरजेवाला, अखिलेश सिंह, अरुण मिश्रा, शशि यादव, ये सब लोग तस्वीरों में दिख रहे हैं। हेडलाइन लगा दे रहा हूँ। अब ये कहाँ से 10 लाख नौकरी देंगे, तेजस्वी की सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये तो 10 तारीख को तय होगा, लेकिन अगर बनती है तो कहाँ से देंगे? इतनी बड़ी घोषणा बहुत मायने रखती है, लोगों को बहुत उम्मीद दिखेगी। बेरोजगारी जब चरम पर हो और कोई उम्मीदवार चुनाव मैदान में अगली सरकार का दावेदार कोई उम्मीदवार या कोई पार्टी अगर कहे कि सरकार बनेगी तो पहले हस्ताक्षर से हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो लोगों में एक उम्मीद जग सकती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या 10 लाख नौकरी देने की हैसियत, स्थिति, उतनी वैकेंसी
और सरकारी खजाने की उतनी कुव्वत है क्या? इस पर कुछ सवाल हैं। जब मैं बिहार जा रहा हूँ वहाँ बात करूँगा, कुछ लोगों से बातचीत, कुछ लोगों से सवाल, कुछ नेताओं से सवाल, और इसके अलग अलग पहलू पर आपसे बात करता रहूँगा। बिहार चुनाव में मैं फिर कर रहा हूँ, वीडियो ख़त्म करने से पहले बिहार जा रहा हूँ। कल के बाद 10 दिन तक इस तरह से मुलाकात नहीं होगी। कैसे मुलाकात होगी ये बिहार से बताएंगे। और जाते जाते हंगर इंडेक्स की खबरें आपने देखी होगी, आज के अखबारों में छपी है, कुछ अखबार में, और कल भी सोशल मीडिया पर वायरल था। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति, और भारत का कंपटीशन बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से है, और ये देश भी भारत से बेहतर स्थिति में। इसको अलग ढंग से एक ही अखबार ने छापा है, भास्कर ने तो छापा है। भारत में भूख अब भी रुला रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश सुधरे। बांग्लादेश 3 दिन पहले भी सुर्खियों में था पर कैपिटा इनकम में। आज बांग्लादेश वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भी हमसे बेहतर स्थिति में है, म्यांमार भी बेहतर स्थिति में। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत 117 देशों की सूची में 102 नंबर पर है, और 2019 में 102 नंबर पर था, अभी 94 नंबर पर है। 107 देशों की सूची में भारत 94 नंबर पर है, 2020 का ये आंकड़ा है। तो नीचे से फर्स्ट नहीं है, ये तसल्ली की बात है। और इसको एक दिलचस्प ढंग से द टेलीग्राफ ने हेडलाइन लगाई है। टेलीग्राफ की हेडलाइन मैं लगा रहा हूँ, और हर समय हर मौके पर, ऐसे मौके पर टेलीग्राफ बहुत रचनात्मक आलोचना के साथ अपनी बात कहता है। हेडलाइन में कह रहा है देश बदल गया, हियर इज़ द प्रूफ। और उसके बाद हंगर इंडेक्स की खबर है, और बाद में एक दूसरा बॉक्स है जिसमें एक जर्नलिस्ट पर मुकदमा दर्ज दिल्ली में हुआ है। एक पत्रिका के एक रिपोर्टर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बारे में जानकारी है। हालांकि कहा गया कि उसके साथ भी बदसलूकी हुई जब एक स्टोरी करने वो गया था, लेकिन एक प्रोटेस्ट की स्टोरी कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, लेकिन फाइनली उसके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। और अब इसमें विस्तार से मैंने खबर पढ़ी नहीं है, फिर कभी इस पर बात होगी। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा।